मॉड्यूल 2 को किस तरह से कंसिडर करना है वो बता देता हूँ। देखो मॉड्यूल 2 जो है, आपको ये तो पता ही है कि मॉड्यूल 2 में आपका चैप्टर नंबर 5 से शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 2 है पूरा का पूरा। अब पूरा मॉड्यूल 2 जो है, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, पूरा मॉड्यूल 2 जो है आप लगभग मान के चलो 55 से 65 नंबर तक का आएगा टोटल, फुल मिलाकर बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग चॉइसेस वॉइसेस सब, है ना। तो ये एक टेंटेटिव इसकी रेंज बन गई। अब आपको क्या करना है या आपको क्या सोचना है, चैप्टर 10 को तो आप सबसे पहले इसमें अलग कर दो, क्योंकि चैप्टर 10 एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है ना, कंसोलिडेशन का। तो कंसोलिडेशन का ये चैप्टर लगभग आप इसको अलग रख लो, 10 से 14 नंबर का आता है, तो ये उसकी वेटेज हो गई, तो ये अलग हो गया। तो अपने पास रिमेनिंग बच गए चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9। तो जिनकी वेटेज अब कितनी बच गई, मोटा मोटी 55 या 60 अगर मैं पकड़ूं, चैप्टर 10 उसमें से अलग कर दूं, 10 नंबर का या 14 नंबर का ही मान लो, तो लगभग ये बचे हुए कुचे हुए चैप्टर आपके 40 से 50 नंबर तक की वेटेज रख रहे हैं, राइट। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भरे हुए हैं। अब इसके अंदर देखो, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या है। तो जैसे अगर मैं पहले चैप्टर नंबर आपको 5 बताऊं, इसको ब्रेक डाउन अगर करें, चैप्टर नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर मतलब लगा लेते हैं 2 स्टार। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा तो 2 स्टार लगा दूंगा, कम इम्पॉर्टेंट होगा तो 1 स्टार, और बहुत ही कम होगा तो स्टार ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 5 हो गया इम्पॉर्टेंट, एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसमें अपने को टोटल 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, 2, 10, 13, 16, 19, 26 और 28, ठीक है। तो अब देखो इस चैप्टर में ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने। अब पेपर में ऐसा तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि हमको सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन देगा। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन आ रहा है और या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और उन 3 क्वेश्चनों में सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो। तो इसमें शफलिंग होती रहती है कि भाई कभी कोई, कभी 13, कभी 16, कभी 19 या कभी 2 भी आ सकते हैं, या किसी को MCQ में डाल दिया और किसी को बड़े 7 नंबर का क्वेश्चन में डाल दिया, राइट। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई जब मैं चैप्टर 5 रिवाइज करूं या पढ़ूं तो मैं पहले कौन से पढ़ूं, कैसे फोकस करूं, कौन से ज़्यादा मार्क्स का आ सकता है, वो अपने को क्लैरिटी रहनी चाहिए, है ना। तो इसके अंदर भी मैं स्टार डाल देता हूं कि अगर मान लो आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करना हो तो देखो AS2 मस्ट है 2 स्टार, AS10 भी मस्ट है 2 स्टार, AS13 कई बार शफल होता है, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आता है जैसे पिछले अटेम्प्ट में आ गया है ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को, तो कभी नहीं भी आएगा। तो AS13 जो है वो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, 16 अगेन इम्पॉर्टेंट है, 19 अगेन इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाले जो 4 AS हैं 2, 10, 16 और 19, ये MCQ में भी आ सकते हैं या फिर आपके 7 नंबर 4 नंबर तक के क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं, तो मतलब ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी 26 और 28 जो हैं ये मतलब मैं इस पर स्टार नहीं लगा रहा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही रोटेशनल बेसिस पर आते हैं, कभी किसी एक का क्वेश्चन आ गया, कभी किसी एक का आ गया, कभी दोनों का ही नहीं आया, इस तरह से, है ना। थोड़ा सा रेलिवेंट है, लेकिन क्योंकि चैप्टर 5 में इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं तो ऑब्वियसली सबके तो वो क्वेश्चन देगा नहीं। तो चैप्टर 5 जो है जब आप उसको रिवाइज करो तो वो मतलब इस मॉडल को याद करके रिवाइज करना। अब देखो चैप्टर 5 अकेला जो चैप्टर 5 है, अगर मैं उसकी वेटेज निकालने की कोशिश करूं कि वो कितने का आएगा, तो उसमें से देखो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देगा जनरली, आमतौर पे। एक देता है 7 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन होगा, वो 7 मार्क्स में या तो AS13 वाला दे सकता है, या कभी कभी AS19 वाला दे सकता है, AS16 वाला दे सकता है जनरली, या 4 नंबर का भी दे सकता है। इन्वेंट्री का 4 नंबर तक का आ सकता है, फिक्स्ड एसेट्स पे 4 नंबर तक का आता है, या ये भी 4 नंबर तक का आ सकता है, या ये भी 4 नंबर तक का आ सकता है। और इन दोनों में भी या तो MCQ आ गया या फिर 4 नंबर तक मैक्सिमम वेटेज का आ सकता है। तो कुल मिलाकर मतलब आप जब चैप्टर 5 पढ़ रहे हो तो आपकी टेंटेटिव वेटेज, मतलब टेंटेटिव बोल रहा हूँ, लगभग 10 से 15 नंबर तक की कवर हो जाएगी
कोई भी दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक बड़ा एक थोड़ा छोटा, और MCQ सब मिला जुला कर चैप्टर नंबर 5 आपकी ये इंपॉर्टेंस रख रहा है। उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 6 पर चलूँ, चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो बहुत ही मतलब उस पर स्टार नहीं लगा रहा, उसको आप लास्ट में पढ़ना। उसमें क्योंकि दो ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं लाइबिलिटी वाले, AS 15 और AS 29। AS 29 ऑब्वियसली उसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर श्योर, बहुत छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसलिए कोई स्टार भी नहीं लगा रहा, 4 नंबर का। और AS 15 जो है AS 15 जो है बहुत ही कह सकते हैं यूनिक तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अलग तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर है। इसमें आपका क्वेश्चन जो होता है अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जो आपको सिर्फ जो बुक के क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर रखे हैं आप वो भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, और वो भी मैक्सिमम 4 नंबर तक का ही आएगा। और दोनों तो आते नहीं हैं, तो या तो 15 का क्वेश्चन आ जाएगा MCQ में, या 29 का आ जाएगा, या 29 की कोई केस स्टडी आ जाएगी। मैक्सिमम 4 नंबर तक की ही वेटेज रहने वाली। तो चैप्टर 6 एक छोटा चैप्टर है जो मोटा मोटी आप मानो 4 से 5 नंबर तक ही वेटेज रखेगा, ठीक है। तो चैप्टर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 6 छोटा सा नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 7, फिर आप चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 7 में भी आपको 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, इस पर मैं 1 स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको मतलब मिस आउट नहीं करेंगे। AS 4, AS 5, AS 11 और AS 22। सबसे ज़्यादा रेलिवेंट अगर बोलूँ जिसमें 2 डबल स्टार हैं वो 22 है आपका। सिंगल स्टार बोलूँ तो AS 11 है आपका, और 4 और 5 जो है वो जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्टिजेंसी या नेट प्रॉफिट वाले। इनमें मैक्सिमम आपका बस 4 नंबर तक का ही क्वेश्चन आता है, या MCQ के अंदर इसका क्वेश्चन डाल देंगे। लेकिन हाँ, AS 11 या 22 ये 7 नंबर तक के भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे, 4 से 7 नंबर तक का पूछ सकता है। तो चैप्टर 7 में से देखो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट श्योर है कि आएगा ही आएगा, है ना। अब AS 11 भी रोटेशनली आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत रेलिवेंट है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या AS 22 तो बिल्कुल ही डबल स्टार हॉट क्वेश्चन है, तो या तो MCQ में हो जाएगा, या 4 नंबर में हो जाएगा, या 7 नंबर में हो जाएगा, मतलब ये तो बिल्कुल श्योर शॉट है ही है, इसको तो अब आप छोड़ ही नहीं सकते। तो चैप्टर 7 मतलब कुल मिलाकर आप देखो तो अप टू आप मान लो 10, 11, 12 नंबर तक की वेटेज आपकी रख लेगा। ये हो गया आपका चैप्टर 7, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 और 9 छोटे छोटे चैप्टर है ना। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है, अगर मैं उस पे स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 8 में तो आपको क्या करना है, बस 2 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, AS 7 और AS 9, जिसमें 7 पे 1 स्टार लगा देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करना है ना। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर आता है क्वेश्चन, आता है, बिल्कुल आता है, और आपसे निकलवा भी सकता है। तो 4 नंबर का या मैक्सिमम मान लो 7 नंबर तक का आता है। AS 9 क्योंकि छोटा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, AS 9 में छोटा ही क्वेश्चन आता है, या तो MCQ में या अप टू 4 मार्क्स तक में, ठीक है। तो चैप्टर 8 में कोई भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देंगे आपको, ठीक है। अब वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है जनरली AS 7 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपकी वेटेज मैक्स टू मैक्स खींच तान की आपके 8 नंबर तक की वेटेज का ये चैप्टर आ सकता है, अगर आया तो, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और चैप्टर 9 जो है अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें आपको टेक्निकली तो एक ही पढ़ना है, AS 12, है ना। अच्छा, AS 14 जो है अमेलगमेशन, क्योंकि वो तो बाद में वैसे ही कवर हो जाता है, तो इसमें तो एक थ्योरी है, तो इसको तो आप वैसे ही इग्नोर मार दो, मतलब इसके लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट आपका एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन 4 नंबर तक का मान लो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओगे, 4 और ये 8, 12 और 10, 22, उसके बाद लगभग 4, 5 ये 27, और 15 नंबर का लगभग ये, तो मतलब 45 मार्क्स का ये लगभग आपका ये 5 चैप्टरों का लेखा जोखा बन जाता है, ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर। अब इसको अगर आप देखो ध्यान से कि अगर मान लो मुझे पेपर बनाना और मुझे इन 5 चैप्टरों में से क्वेश्चन देना हो, तो जैसे मैं ब्लू कलर करता हूँ कि मैं कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले पढ़ूंगा ताकि मेरा शॉर्ट जो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कवर हो जाए।
अब चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक करके पढ़ो, वो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, तो वो आप मार्क कर लो, AS2 AS10 जो डबल स्टार वाले हैं, 16 19, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ, चैप्टर 7 में 11 और 22 पे तो पहले से ही स्टार लगा हुआ है ये, फिर AS7 और AS12। तो मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं कि मॉड्यूल 2 में आपको क्या करना है, तो लिख लो ये मेरे साथ साथ चाहें, 2 10 16 और 19, 2 10 16 और 19, फिर चैप्टर 7 में से 11 और 22, फिर चैप्टर 8 और 9 में से 7 और 12, ठीक है। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बन गई, तो ये ज़रूर लिख लो। तो मॉड्यूल 2 का जब भी रिवीजन करना है, तो मॉड्यूल 2 में आपको बस इस ऑर्डर में इसको गांठ बांध लो कि मैं पहले ये ही करूँगा हमेशा, इसी ऑर्डर में। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते ही आप मान लो लगभग आप 25 से 30 नंबर के आसपास या 22 से 30 नंबर के आसपास तक की अपनी श्योरिटी रख लोगे। फिर सेकंड लिस्ट में मतलब सेकंड प्रेफरेंस पर फिर बचे हुए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना बाद में, है ना, जो बच गए। देखो 13 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 15 29, ये सब जो बच गए बेसिकली, है ना, 4 5 9, 14 तो खैर बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब आप मॉड्यूल 2 का अपना स्ट्रक्चर रखना। तो चैप्टर 5 से लेकर 9 तक का ये क्रक्स बन गया, ठीक है। तो चलो, तो पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि आपको बात समझ आ गई अच्छे से। अच्छा देखो, अब किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में केसेस आते हैं वो भी मैं उस पर मैं सी का सिंबल बना देता हूँ। देखो जैसे AS2 है, अब AS2 इन्वेंट्री है, ठीक है। तो देखो ICI को पता है यार इन्वेंट्री में इनको वैल्यूएशन ही निकलवानी है, तो ज़्यादा केस का कोई चक्कर नहीं है। या 10 हो गया, इसमें या तो MCQ पूछेगा मतलब डायरेक्ट वाला, या फिर प्रैक्टिकल करवाएगा, ठीक है। AS13 हो गया, ये भी प्रैक्टिकल है। AS16 हो गया, प्रैक्टिकल है। लीजिंग है, लीजिंग में MCQ करवा लेगा या प्रैक्टिकल ही करवाएगा, है ना। अब जैसे जो AS26 होता है, इंटेंजिबल एसेट या इम्पेयरमेंट वाला खासकर, ये केस के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, एक कहानी होगी। तो जैसे आप बुक का क्वेश्चन देखना जो हमने क्लास में भी कर रखा है AS28 का, तो इम्पेयरमेंट में क्वेश्चन एक कहानी देगा कि कंपनी ने ऐसे ऐसे करा, ये वो हुआ, ये वो हुआ। अब आपको कहेगा कि बताओ कि ये सही है या नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप बुक का भी सॉल्यूशन फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या उसमें लैंग्वेज है ना, और फिर उसके बाद गिवन केस में क्या हो रहा है वो लिखना है, और फिर अपना फाइनल कंक्लूजन बताना है कि भाई येस द अकाउंटेंट वाज करेक्ट या नो अकाउंटेंट वाज नॉट करेक्ट, दिस वाज सपोज टू बी द करेक्ट सॉल्यूशन, या जो भी मतलब इस तरह की आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। अब AS15 है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, केस नहीं पूछता। लेकिन 29 AS जो है कॉन्टिजेंसी से लथपथ, उसमें बहुत सारे आपसे कुछ भी केस पूछ सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करा, रिकॉर्ड कर लिया, तो बताओ सही है या नहीं है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन ही आ सकते, तो आप इसमें सी के सिंबल बना लो। तो थोड़ा सा जब इन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ो तो इस नज़रिए से पढ़ो कि जो जो केस वाले क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा उनको बुक से आप एक बार रीड करते रहो, ठीक है। इसी तरह देखो 4 हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अच्छे से अगर आते हैं। तो 5 हो गया, इसके अंदर भी कहता है कि अकाउंटेंट ने ऐसे शो कर दिया, वैसे शो कर दिया, क्या ये सही है या नहीं। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन में केस दे देगा कुछ भी, बस आपको सही प्रोविज़न बताना है, ठीक है ना। बाकी कभी कभी 9 में भी आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, बस बाकी तो सब प्रैक्टिकल है। 22 में ऐसा कुछ करेगा नहीं, 7 में ऐसा कुछ करेगा नहीं, 12 में आपको MCQ देगा या प्रैक्टिकल देगा। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं या जिसमें आपको लैंग्वेज थोड़ा सा लर्न करनी है, वो ये वाले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। चलो अब मॉड्यूल 1 देखो, है ना, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब मॉड्यूल 1 चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो,
मॉड्यूल 1 खींचतान कर करा के 20-25 नंबर की ही आएगी, है ना, मोटा मोटी टेंटेटिव लेकर चलें। ऐसा तो है नहीं कि 40 नंबर की मॉड्यूल 1 आने वाली है। तो हमें पता है कि ये पूरी किताब 20-25 नंबर के दायरे के अंदर ही रहने वाली है ना। अब देखो इसका ब्रेकअप निकालते हैं कि क्या होगा। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। हर चैप्टर की वेटेज अगर निकालनी हो, अब इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन में खींचतान करके भी वो 4 नंबर तक का ही क्वेश्चन देगा, इससे ज़्यादा का मतलब इस चैप्टर की वर्थ ही नहीं है। तो इसमें तो डायरेक्ट थ्योरी है, बस थोड़ा बहुत 2-4 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इक्का दुक्का ही क्वेश्चन है, कार्व इन कार्व आउट और ये वो क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। चैप्टर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये कई बार बच्चे इग्नोर कर देते, तो आप सबसे पहले इस पर स्टार बना लो, क्योंकि ये बच्चे इग्नोर करते हैं, और जो बच्चे इग्नोर करते हैं वही ICAI को पता है, तो इसको अपना हमने मस्ट में डालने का। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आएगा एग्ज़ाम में, कि वो आपसे कहेगा कि गोइंग कंसर्न फेल हो गया, है ना, और फिर मुझे बैलेंस शीट और P&L बनाकर दिखाओ। वो वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, बस वही काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेना। तो चैप्टर 2 जो है वो लगभग आपका 4 से 7 नंबर की वेटेज रख लेगा, ठीक है। चैप्टर 3 जो है ये तो MCQ का क्वेश्चन है, एप्लीकेबिलिटी, कि किसको किस में रिलैक्सेशन मिली हुई है, कौन सा किस पर एप्लीकेबल है, SMC नॉन SMC, ये वो थ्योरी है। तो खींचतान करके भी, मिला जुला करके भी 4 नंबर तक की ही वेटेज रखने वाला है। तो अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर मैं इनको मिला भी लूँ तो तब भी 15 नंबर मतलब मैक्स टू मैक्स बन रहा है, ठीक है। तो आप ये मानो कि चैप्टर 4 जो है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए, क्योंकि वो अकेला लगभग 10 से फिर 14 नंबर तक की वेटेज रख ही लेगा, अगर हम सब कुछ मान के चले कि सही तरह से आ रहा है। तो चैप्टर 4 का ब्रेकडाउन देख लो कि क्या होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 4 में देखो आपके सारे प्रेजेंटेशन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। तो इसका तो नाम ही है प्रेजेंटेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले लिस्ट लिखते हैं, देखो AS1 3, 17, 18, 20, 24 और 25। तो देखो कैसे किसको क्या पढ़ना है, कौन कितने नंबर का आएगा, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे डबल स्टार से शुरू करते हैं। 20 आँख मीच के डबल स्टार लगा लेते हैं, 7 नंबर तक की इसकी वेटेज लिख लेते हैं। तो इसको तो अपना मस्ट सबसे पहले करना है, ठीक है। अब उसके बाद AS3 जो है, AS3 आप ऑलरेडी चैप्टर 11 में भी कवर ही करते हो ना, तो यहाँ पर AS3 का अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के लिए जो पढ़ते हो वो पढ़ना है, लेकिन वो चैप्टर 11 में तो आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है AS3, है ना, तो वो भी टेंशन ख़त्म। अब जो बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनमें सिंगल स्टार वाले कौन से हैं, जो 4 नंबर के आते हैं जनरली। देखो AS1 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली 4 नंबर में, क्योंकि इसका तो नाम ही है डिस्क्लोजर के बारे में बताना। तो कहानी दे देगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या अकाउंटेंट ने ठीक करा या नहीं करा, ये हो गया। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का, या तो आपसे पूछ लेगा या फिर एक रिपोर्ट छोटी सी बनवा लेगा 4 नंबर तक का। रिलेटेड पार्टी AS18, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको केस बेस्ड भी पूछ लेता है कभी कभी, कुछ रिश्ते दे देगा, ये कंपनी वो कंपनी, आपको रिलेशन पहचान के बताने की हाँ भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, जो भी व्हाटएवर। उसके बाद AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये तो MCQ के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। और AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं 4 नंबर के, बस क्या है बच्चे छोड़ देते हैं। तो आप बुक के भी क्वेश्चन एक बार देख लोगे जस्ट, तो 4 नंबर तक का आपका कोई डायरेक्ट मिल जाएगा। अब मान लो मुझे पेपर बनाना हो, मुझे 14 नंबर तक इसमें सेट करना हो, तो मैं ज़्यादा रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से डाल दूंगा। देखो AS20 तो हो गया काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट, है ना। बाकी इसके अलावा AS18 थोड़ा सा हो गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, रिलेटेड पार्टी पता होनी चाहिए अच्छे से बच्चे को, है ना। बाकी इंटरिम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो जब आप चैप्टर 4 करोगे तो इन 3 येलो कलर वालों को पहले कर लो, और फिर उसके बाद बस जो केस बेस्ड वाले थ्योरी टाइप हैं, 1 हो गया, 3 तो अलग से कुछ करना नहीं, 17 हो गया, 24 हो गया, इनको आप सिर्फ देख लोगे नॉर्मली, तो आपके 4-5 नंबर ये कवर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 14-15 नंबर तक का अगर चैप्टर 4 बनता भी है और पूरी मॉड्यूल 1 20-25 नंबर की बनती भी है,
तो उसमें आपको बस ये 4 चैप्टर करने हैं, तो ये मॉड्यूल 1 ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आपको जो बच गए चैप्टर, बेसिकली चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15, ठीक है, जिसमें से 11 से लेकर 15 तक जो है वो आपके मॉड्यूल 3 के अंदर कवर हो रहे हैं वैसे तो, है ना। अब इन सारे चैप्टरों की अगर वेटेज देखेंगे, इन सब की मिलाकर कितने नंबर तक की वेटेज बनेगी अगर सब कुछ ठीक चलता रहे, ठीक पैरामीटर पर, तो मोटा मोटी ये सारे चैप्टर्स भी मिला जुलाकर 45 से 55 नंबर तक आप मान लो लाइक कर जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना, लेकिन मोटा मोटी, ठीक है। अब इसमें इन 6 चैप्टरों के अंदर जनरली बोल रहा हूँ, मतलब आम तौर पर जो चैप्टर नंबर आपका 13 है, 13 बोले तो अमेलगमेशन, ये एक शॉर्ट से ही चैप्टर है। इसका क्वेश्चन जनरली इंस्टीट्यूट डालता ही है, क्योंकि यार रिकंस्ट्रक्शन तो सिखाना ही है बच्चे को। अगर रिकंस्ट्रक्शन ही नहीं सीखा उसने सीए इंटर में, तो फिर मतलब इंस्टीट्यूट कहता है फिर तो भैया फिर फ़ायदा ही क्या, फिर तो बात ही क्या रही। तो इसीलिए मतलब ये मान लेते हैं हम कि चैप्टर 13 तो एक मस्ट हो गया। अब चाहे आए ना आए वो तो आपकी किस्मत है, लेकिन भाई 14 नंबर अपने लॉक करने हैं तो चैप्टर 13 को पहले लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले उठा के करना ही करना है। अब थोड़ा बहुत खेल ये वो ड्रामा जो होता है। अब जो 2 चैप्टर इजी वाले हैं, जैसे चैप्टर 12 बायबैक और चैप्टर 14 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं इजी चैप्टर 12 और चैप्टर 14, है ना। अब ये दोनों में इंस्टीट्यूट के पास बड़ी अच्छी चॉइस है कि भैया कुछ भी दे दे, कोई भी छोड़ दे, कभी 12 दे दे, कभी 14 दे दे, या दोनों भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। तो दोनों में से कुछ भी करता रहे तो बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम लगती है। तो दोनों की इंडिविजुअल अगर चैप्टर की वेटेज देखें तो 4 से 7 नंबर ही ईच की रहेगी, है ना। तो बायबैक का छोटा सा डाल देंगे, टेस्ट वाला डाल देंगे तो 4 नंबर का, कंप्लीट डाल देंगे तो 7 नंबर का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो सिर्फ आपको एंट्रियां करनी है तो 7 नंबर का। तो इस तरह से ये दोनों चैप्टर जो हैं ईजी हैं। तो ये तो मतलब दोनों चैप्टर आप पहले भी कर सकते हो, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ये दोनों कर लिए तो हमारे 7 नंबर ऑलमोस्ट कंफर्म से हो गए, 7 नंबर पक्के, क्योंकि जनरली दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। बहुत ही रेयर चांस है कि दोनों ही ना आए, है ना, लेकिन ठीक है, इजी चैप्टर्स हैं। अब जो बचा आपका देखो चैप्टर 11, ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 15 अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस और चैप्टर 10 कंसोलिडेशन, है ना। तो जनरली चॉइस में भी आ सकता है, कभी किसी का नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग फॉर ब्रांच की अगर बात करूं तो 10 में से 8 बार इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चैप्टर 11 की भी बात करूं तो 10 में से 8 बार इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, अब उसमें हो सकता है P&L बैलेंस शीट आ जाए या हो सकता है कैश फ्लो आ जाए, वो डिपेंड करता है। चैप्टर 10 कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में जो यूनिट 1 है, मतलब जो AS21 है, अब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी क्वेश्चन आप मान के चलो ऑलमोस्ट 7 नंबर का आएगा ही आएगा। तो मतलब अगर लिस्ट लिख लें कि भाई चैप्टर 10 7 से 10 नंबर या 14 भी आ सकता है, 14 ही लिख लो, है ना, बड़ा क्वेश्चन मिला सके तो वो एक बनता है। चैप्टर 11 अगेन उसका भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और चैप्टर 15 उसका भी मतलब बड़ा क्वेश्चन कई बार आ ही जाता है, लेकिन जनरली आजकल 7 नंबर में ज़्यादा आ रहा है, तो 10 तक मान लो। तो मतलब ये कि 13 चैप्टर मस्ट हो गया, 14 नंबर वो, और उसके बाद कंसोलिडेशन का चैप्टर नंबर 10 14 नंबर मान लो ये, चैप्टर 11 14 नंबर ये, और ब्रांच अकाउंटिंग का अब आ जाए तो भी ठीक, कभी नहीं भी आता, या फिर चैप्टर 12 और 13 में से कुछ रोटेशन लगा सकते हैं। तो ये थोड़े से ऐसे चैप्टर हैं जो मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, थोड़ी सी वेटेज कम हो सकती है। तो जब आपको ये रिमेनिंग चैप्टर करने हैं तो आप सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे चैप्टर 13 करो, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन वाला, क्योंकि चैप्टर 13 आपका आएगा ही आएगा, ऑलमोस्ट श्योर है ना, रिकंस्ट्रक्शन। और 13 जब आप कर लेते हो तो 14 उसकी तरह ही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले वो कर लो, और उसके बाद आप चैप्टर 10 और 11 अपने पक्के कर लो, इन दोनों को फिर कर लो। तो सेकंड प्रायोरिटी पे इनको कर लो। तो फर्स्ट चैप्टर 13 तो आप लिख सकते हो ये
और सेकंड प्रायोरिटी पे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये कर लो। उसके बाद बस लास्ट में चैप्टर 15 करना और चैप्टर 12 और चैप्टर 14 ये भी लास्ट में करना। इजी चैप्टर है तो आप मतलब थोड़ा सा इसमें रिस्क भी ले सकते हो और कई बार ये नहीं भी आते या कोई एक इनमें से आ जाता है। तो बस ये आपके रिमेनिंग 45 to 50 मार्क्स का ब्रेकअप बन जाता है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी रखो खासकर प्रिपरेशन की, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3, मतलब टोटल 15 चैप्टर्स और उसकी पूरी कहानी।